ओके, तो आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड किस्मत का ग्रह। तो किस्मत का ग्रह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। और काफी कुछ इससे ग्रामर में हेल्प मिलती है। इस किस्मत के ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, आगे इसको कैसे लगाते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे, आज हम उसको दोनों टॉपिक को कवर करें, यानी कि सोया हुआ घर और सोया हुआ प्लैनेट। उसमें यहाँ ये जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, ये काफी काम आएगा, हाउ टू फाइंड किस्मत का ग्रह। तो बेसिकली इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपको केंद्र के ग्रह देखने हैं कि किसी कुंडली में केंद्र में कोई प्लैनेट है या नहीं है। तो अगर केंद्र में आपको कोई प्लैनेट मिलता है तो वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। आपको सेकंड स्टेप पे नहीं जाना है। सेकंड स्टेप क्या है कि यानी कि जो केंद्र के ग्रह जिसको हम बोल रहे हैं बंद मुट्ठी के ग्रह, तो बेसिकली क्या है इसका मतलब, इसका जो हम स्पिरिचुअल मीनिंग लेंगे वो ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो वो अपनी किस्मत अपने साथ लेके आता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके केंद्र हाउसेस में 1 4 7 10 में कोई प्लैनेट है, तो बेसिकली वो बताता है आपकी कि वो आपका किस्मत का ग्रह हो सकता है। और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि वो अपने पास्ट लाइफ से क्या कर्म लेके आया ऐसा बच्चा। तो वहां पे जब हम बात करें पास्ट लाइफ से क्या लेके आया, मतलब कि क्या है, अगर केंद्र में कोई ग्रह होगा तो पास्ट लाइफ के कर्मा जो होंगे उसको हेल्प करेंगे इस जीवन में। अगर केंद्र में कोई ग्रह नहीं, हालांकि ऐसी बहुत कम कुंडली मिलेंगी आपको जहां केंद्र में कोई ग्रह ना हो, बहुत कम कुंडलियां होंगी वो, जहां पे आपको सारे प्लैनेट बाहर दिखाई देंगे। मगर ऐसी कुंडली मुझे तो कोई याद नहीं कि मैंने कोई देखी है। मगर अगर कोई कुंडली में आपको केंद्र में ग्रह ना मिले तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस जातक को शायद इस जीवन में थोड़ा सा अपनी जर्नी को आगे जाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली उसका लिटरली मीनिंग अगर हम लें तो मतलब बिल्कुल शाब्दिक अर्थ ना लें उसका, हम उसको थोड़ा सा समझें, डीप सेंस में समझें कि अगर केंद्र में ग्रह है तो बेसिकली अच्छा माना जाता है। और मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जब वैदिक ज्योतिष करते हैं ना, तो वैदिक ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है कि केंद्र के ग्रहों का बल निकालना और केंद्र से बाहर के ग्रहों का बल निकाला। तो वहां पे उनको जो नाम दिया गया है वो ऐसे दिए गए, केंद्र और पनफर और अपोकिलम नाम दिया गया है। अगर ये आपने नाम नहीं सुने तो आज आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 कैटेगरी होती हैं वैदिक ज्योतिष में। तो वहां पे क्या कैटेगरी होती है, जो केंद्र के घर होते हैं उनको केंद्र के ग्रह ही बोला जाता है, विच इज वेरी सिमिलर टू लाल किताब। जब केंद्र से बाहर की हम बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में उसका नाम दिया पनफर और अपोकिलम। तो पनफर हाउसेस कौन से होते हैं, 2 5 8 एंड 11। तो इसमें आप खुद सोच, मतलब 8 हाउस, जो 8th हाउस है उसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, पनफर हाउस में काफी इंपॉर्टेंस दी गई है 8th हाउस को। और बाकी जो बचे 3 6 और 9 और 12, इसको अपोकिलम हाउसेस बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे 3 6 9 12, तो ये मतलब द्विस्वभाव राशि है बेसिकली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमको थोड़ा बहुत वैदिक ज्योतिष आता है, मतलब किसी भी ज्योतिष शास्त्र की बात करें और कोई भी ज्योतिष के स्टूडेंट हो, अगर उनको वैदिक ज्योतिष आता है और वो लाल किताब परस्यू कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा हेल्प होगा समझने में कि बेसिकली पनफर अपोकिलम को यहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाए। तो जरूरी नहीं है कि वैदिक ज्योतिष आता हो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं साथ साथ कि वैदिक ज्योतिष में कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो पनफर और अपोकिलम हाउसेस की अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और षडबल एक कॉन्सेप्ट होता है वैदिक ज्योतिष में। षडबल में कॉन्सेप्ट में अगर आप जाके चीजों को देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो केंद्र में जो घर है या जो त्रिकोण में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसमें कितनी पावर है, या जो 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, छठे घर में बैठा है, 5वें में बैठा है, उसमें कितनी पावर है। तो षडबल में बहुत अच्छे से और समझ में आता है वहां पे। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो केंद्र के घर जो है वो होते हैं बंद मुट्ठी के ग्रह। और बंद मुट्ठी से जो बाहर के ग्रह होंगे, यानी कि जो केंद्र से बाहर होंगे,
ठीक है, वो बंद मुट्ठी से बाहर के ग्रह बोला जाता है उनको। और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट होता है काल पुरुष के अनुसार जो मालिक ग्रह होते हैं, अभी मैं आपको आने वाली टेबल में समझाऊंगा वो। और फिर चौथी कैटेगरी होती है एग्जॉल्टेड प्लैनेट, जो कि आउटसाइड है केंद्र के घरों से, ठीक है, बंद मुट्ठी के घरों से बाहर। और पांचवा है होरा। तो इन पांचों को मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनकी उपयोगिता है, आगे ये कहाँ पे कैसे यूज होते हैं स्लीपिंग प्लैनेट और स्लीपिंग हाउसेस को देखने में। तो अभी मैं उसकी आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ कहाँ पे उसको कैसे लगाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में एग्जॉल्टेड प्लैनेट, तो यानी कि अगर किसी कुंडली में आपको केंद्र के घरों में आपको कोई प्लैनेट दिख जाए, स्पेशली पहले घर में सूर्य, या चौथे घर में बृहस्पति, या सातवें घर में शनि, या 10वें घर में मंगल, तो इनमें से जो भी प्लैनेट केंद्र में होगा, जिस जातक की कुंडली को आप विवेचन कर रहे हैं, वो किस्मत का ग्रह होगा, मतलब उसके लिए वो लकी प्लैनेट होगा। सर एक सेकंड पीछे वाला उसमें करना, स्टेप 1 में आपने मतलब एग्जॉल्टेड प्लैनेट को केंद्र के ग्रह देखना है। एक सेकेंड, आपने कहा था ना बंद मुट्ठी के ग्रह सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखना है। तो फर्स्ट स्लाइड, अभी मेरी स्लाइड चेंज की है मैंने। हाँ जी। तो वापस से अच्छा अभी मैं आप स्टेप 4 को समझा रहे हो, अच्छा ओके फाइन, मतलब अभी जैसे हम कुंडली में देखेंगे वो आप अभी बताओगे, अभी आप स्टेप 4 को समझा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टेप नंबर 1 ही समझा रहा हूँ। देखो मैंने मैंने अच्छा ठीक है, उच्च ग्रह लिखा हुआ है, सॉरी। हम्म ठीक है, गॉट इट। अभी ये वाला आपको पीपीटी दिख रहा है जिसमें सूर्य फर्स्ट हाउस में, जुपिटर फोर्थ में, ये हाँ वाला। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब, हाँ जी अब समझ आ गया सर। ओके। तो ये जो इनमें से कोई भी ग्रह होगा, कोई भी एक ग्रह अगर आपको कुंडली में मिल जाए तो वो किस्मत का ग्रह होगा। अब आप बोलेंगे सर मुझे किसी कुंडली में मुझे 2 प्लैनेट दिख गए, सूर्य भी दिख गया और बृहस्पति भी दिख गया, तो आप सूर्य को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर ऐसे आपको बृहस्पति और शनि दिख जाए किसी की कुंडली में, चौथे घर में जुपिटर और सातवें घर में शनि, तो आप इंपॉर्टेंस बृहस्पति को देंगे। ऐसे ही आपको अगर जुपिटर और ये कैसे करेंगे, बिकॉज लाल हम्म, किताब में तो लिखा हुआ था क्या कि जैसे हम प्लैनेट्स की सीक्वेंस है उसमें बृहस्पति और फिर उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल ऐसे किया हुआ सीक्वेंस में। ओके तो ओके उसमें ये बताया गया था कि जो मैंने पढ़ा था और लाल किताब में लिखा भी हुआ है कि ओके जो पहले आता है उसकी सीक्वेंस में आप उसको पहले प्रेफरेंस दोगे। ओके। तो पहले कहाँ पे आता है? मतलब बृहस्पति फर्स्ट आता है उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ओके ओके उसके बाद ओके सूरज आता है। तो अगर बृहस्पति और सूरज दोनों आ ओके जाए तो ओके फिर हम ये कैसे करेंगे आपका मतलब, चूंकि ये रूल फिर हमारा इस लाल किताब के अकॉर्डिंग तो नहीं है। ओके ओके। तो अ, इसमें जो स्टेप नंबर 5 में आएंगे हम, वो यही है, करेक्ट? आप इसी की बात कर रहे हैं, ये हाँ वाली जी स्लाइड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आएंगे, अभी हम यहाँ तक आएंगे आएंगे, तो ये भी समझ में आएगा, आएंगे। तो पहले वाला स्टेप में आपने ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट जो है केंद्र में आपको दिख रहा है इन चारों में से, ठीक है? तो सिंपल रखते हैं अभी चीजों को, 5th स्टेप तक पहुंचेंगे तो मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? दूसरे स्टेप पे आते हैं, एग्जॉल्टेड प्लैनेट, जो कि आउटसाइड है केंद्र के घरों से, बंद मुट्ठी के घरों से बाहर है। तो दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, 3rd हाउस में राहु, 6th में बुध, 9th में केतु, और 12th में वीनस। अगर पहले स्टेप पे आपको वो चारों प्लैनेट में से कोई भी नहीं मिला, ठीक है, अभी अज्यूम करते हैं कि हमें कोई भी नहीं मिला, और सेकंड स्टेप पे आपको कोई भी इनमें से प्लैनेट मिल गया, कि वो चाहे वो चंद्रमा हो या राहु हो, इनमें से कोई भी एक मिल गया, और मान लीजिए 2 मिल गया आपको, चंद्रमा भी मिल गया और शुक्र भी मिल गया, तो आप चंद्रमा को आप मान सकते हैं कि वो किस्मत का ग्रह है। मान लो आपको चंद्रमा राहु मरकरी मिल गए, तो आप तब भी चंद्रमा को मानेंगे। मान लीजिए आपको राहु मरकरी और केतु मिल गया, तो आप राहु को मानेंगे। अगर आपको बुध, केतु और शुक्र मिल गया, तो आप बुध को किस्मत का ग्रह मान सकते हैं, ठीक है? अभी पहले हम 5वें स्टेप करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसको कैसे अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में क्या है, अगर आपको पहले 2 स्टेप में कोई भी प्लेनेट नहीं मिला, ना कि केंद्र में मिला और केंद्र के बाहर जो ग्रह थे, जैसे आपको चंद्रमा नहीं मिला, राहु भी नहीं मिला, बुध भी नहीं मिला, केतु शुक्र उस कुंडली में नहीं मिला, तो अब आप देखो जिसकी जो जमीन है, क्या उस हिसाब से कोई प्लेनेट आपको मिल रहा है कुंडली में? क्या मंगल पहले घर में है उस कुंडली में, शुक्र दूसरे घर में है, क्या बुध तीसरे घर में है, क्या
चंद्रमा चौथे घर में है, क्या सूर्य पांचवें घर में है, क्या बुध छठे घर में है, ऐसे करके आप जाएंगे 12th हाउस तक और आप देखेंगे कि जिनकी ये जमीन होती है, जिन प्लैनेट की, इनमें से कोई भी प्लैनेट इस तरीके से है कि हम उसे किस्मत का ग्रह मान सकते हैं। आपको जो भी मिलेगा वो किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर स्टेप पे भी कोई नहीं मिला, सेकंड पे भी नहीं मिला और थर्ड पे भी नहीं मिला, तो आप आएंगे फोर्थ स्टेप पे आएंगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या है कि चेक करो आप, इफ देयर इज एनी प्लैनेट इन खाना नंबर 9, तो आप देखेंगे कि अब खाना नंबर में जो भी प्लैनेट 9 में होगा वो फिर किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए स्टेप 4 में आपको पॉइंट ए नहीं मिल रहा कुंडली में, तो आप पॉइंट बी पे देखेंगे कि कोई प्लैनेट खाना नंबर 3 में है। अगर आपको नहीं मिला तो आप देखेंगे प्लैनेट कोई भी प्लैनेट हो वो खाना नंबर 11 में होगा, तो वो क्या होगा, किस्मत का ग्रह होगा। ऐसे ही अगर आपको चौथे पे तीसरे तक नहीं मिला, मतलब ए बी सी तक कुछ नहीं मिला, तो आप पॉइंट नंबर डी देखो कि पांचवें खाने में जो भी प्लैनेट होगा वो किस्मत का ग्रह होगा। फिर ऐसे ही आप ई को देखेंगे, एफ को देखेंगे और फिर जी और फिर एच, यानी फिर खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8, इनमें से भी आपको कोई मान लीजिए नहीं मिल रहा, यानी कि स्टेप नंबर 1 में नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, 3 में नहीं मिला, 4 में मिला, तो अब आप फिफ्थ पे आएंगे जो कि फुल एंड फाइनल, जिसको बोलते हैं कि जब जातक अगर इनमें से किसी होरा में उनका जन्म होगा, तो अगर जातक बृहस्पति की होरा में जन्म हुआ है तो फिर उसका किस्मत का ग्रह बृहस्पति होगा। अगर सूर्य की होरा में हुआ है तो सूर्य होगा, सूर्य की होरा में नहीं हुआ और चंद्रमा की में हुआ है तो आपका फिर जो भी प्लेनेट निकल के आएगा वो किस्मत का ग्रह होगा। अब मुझे बताइए, अब क्या डाउट है सर? अभी भी इक्वेशन तो वही है हमारे पास कि ये तो हम लास्ट का हो रहा, तो हम सबसे ओके, लास्ट में देख रहे हैं। ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें अगर 2 प्लैनेट आते हैं, ओके, तो फिर हम क्या सीक्वेंस लेंगे उसमें? तो आप अगर आपको लग रहा है कि 2 जो प्लैनेट आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सीक्वेंस के हिसाब से, सॉरी, अगर आपको ये वाली सीक्वेंस लगानी है तो आप ये वाली सीक्वेंस भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई कि लाल किताब में ऐसा लिखा है कि भाई मुझे ये होरा के हिसाब से लगाना है, तो इसमें पहले क्या हो रहा है, जुपिटर, सूर्य और फिर सबसे आखिरी में शनि है और मंगल, उस मंगल आप देखेंगे तो यहाँ पे है। तो अगर आपको 2 प्लैनेट कोई मिल रहे हैं तो आप ऐसे लगा लीजिए, इट डजंट मैटर। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए, लाल किताब या कोई भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी विद्या, मैं बोलूंगा, अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो क्या, तो वो आप सीमित हो जाएंगे, अपने चारों तरफ एक खुद बाउंड्री कर लेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मान लीजिए आपने कोई कुंडली देखी और मैं कहता हूं कि उसके, आपको मैंने एक ये इस तरीके की कुंडली दे दी कि उसके पहले 4 घरों में ये 4 प्लैनेट है, सूर्य भी है, बृहस्पति भी है, शनि भी है, मंगल भी है। सबसे पहले आप उसको क्या ऐसे ही दे देंगे किस्मत का ग्रह कि भाई होरा के हिसाब से बृहस्पति आ रहा है तो आप बृहस्पति आपका किस्मत का ग्रह हुआ, या फिर सूर्य आ रहा है आपने बोल दिया कि चलो फिर सेकंड सूर्य हुआ। आप कुंडली को शोधन नहीं करेंगे, आप कुंडली को दुरुस्त नहीं करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट से बात नहीं करेंगे। हो सकता है, देखिए, जब तक आप पता नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ चल क्या रहा है जीवन में, तब तक आप उसे कैसे बताएंगे उसके किस्मत का ग्रह? किताब में जो पढ़ा लिखा है आप उसको एकदम थोड़ी ना कि जो पढ़ा है वही बोल देंगे। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, यू नो, वाइडन अप द होराइजन, वाइडन अप द होराइजन। क्यों? मान लीजिए वो आपने कहा बृहस्पति आपका किस्मत का हो रहा है और जातक कह दे कि ना तो मेरे, क्योंकि 4th हाउस घर है, 4th हाउस सुख है, वो बोलता है कि ना तो मेरे पास कोई बड़ा घर है, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में हम बोल सकते हैं एक बड़ा घर में जन्म। वो बोलता है ना तो मेरा जन्म सर किसी बड़े घर में हुआ, ना मुझे कोई विद्या मिली, मैं 10th पास भी नहीं हूँ, मैं 5th पास भी नहीं हूँ। वो बोलता है मेरे जन्म से पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, मुझे उनका भी देखने को नहीं मिला चेहरा। हो सकता है ना, वो बोल सकता है ना कि मतलब जुपिटर रिलेटेड आप देख रहे हो, कारकत्व उसके जीवन में है ही नहीं। ठीक है, फिर अगला लेते हैं, चलो आपने सोचा है कि और चीजें पूछते हैं। वो बोलता है सर मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता की 2-3 साल बाद ही देहांत हो गया। आज मैं जो भी कार्य करता हूँ मुझे उसमें कोई सफलता नहीं है। मैं अब उसमें भी आप और 3-4 कैटेगरी लगा लो। वो कोई कह दे कि हाँ भाई अब मैं पढ़ा लिखा भी हूँ मगर मेरे पढ़े लिखे की कोई रिकग्निशन नहीं, कोई सम्मान नहीं।
जहां मैं जाता हूँ पहली बात तो जॉब नहीं मिलती, मिलती है तो मुझसे मेरे बॉसेस, मेरे कोलीग ढंग से बात नहीं करते। बहुत दूर रही पॉलिटिक्स की बात तो, कि मैं पॉलिटिक्स में कभी चमकूंगा, मेरा कभी नाम होगा, ठीक है, मगर मुझे तो ऑफिस में क्या, मुझे समाज में कहीं कोई इज्जत नहीं मिलती। तो आप क्या वो किस्मत का ग्रह हुआ सूर्य? आप खुद बताइए। आपको वो किस्मत का ग्रह देना है उसका जो आपको आपको लगता है कि ये बेस्ट है। हो सकता है केंद्र में आने के बाद भी आप चारों के चारों रिजेक्ट कर दो कि ये किस्मत का ग्रह नहीं है, मैं केंद्र से बाहर वाले इसकी किस्मत का ग्रह बताऊंगी। यही तो स्पेशलिटी है आपकी, यही तो आप अलग हटके कुछ डॉक्टर हैं, यही तो आप स्पेशल हैं कि भाई मैं अलग हटके न्यूरो सर्जन हूं, मैं वो लकीर का फकीर जिसे बोलते हैं मैं वो नहीं हूं। यही तो खासियत है। हो सकता है आप कुछ और ही बताएं उसे, केंद्र में बाहर में भी घरों में भी कुछ ऐसे बताएं जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। तो आप उसे, तो जब आपको किस्मत का ग्रह पता चल गया तो आप उसे बता सकते हैं कि आप इस वस्तु से रिलेटेड ये वाली पढ़ाई करो, इस प्लेनेट से रिलेटेड इस चीज का आप व्यापार करो या नौकरी करो। तो एक तरीके से किस्मत का ग्रह में आप ये बता रहे हो कि वो आपका योग कारक प्लैनेट है। जैसे वैदिक ज्योतिष में बताते हैं ना, मारक योग कारक, तो आप ऐसे ही उसका योग कारक प्लैनेट बता रहे हो बेसिकली। किस्मत का ग्रह क्या है, मतलब आप ये पता कर रहे हो कि वो योग कारक है या मारक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ और कंपैरिजन करके बताता हूँ। मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली है या तुला लगन की कुंडली है, तो सबको पता है वृषभ और तुला लगन में शनि योग कारक होते हैं, करेक्ट। अब हो सकता है जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हो, मैंने कहा उसमें शनि आपको जो मिला बहुत जबरदस्त मिला, आपको 7वें घर में, केंद्र में आपको वो प्लेनेट मिला, ठीक है। इजी करने के लिए फिलहाल हम एक प्लेनेट रखते हैं। अब आप दोनों विद्या लगा रहे हो कुंडली देखने में, आपने देखा वृषभ लगन की कुंडली है या तुला लगन की, आपने देखा 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये तो योग कारक है और 7th हाउस में बैठे हैं, मगर जातक बोल रहा है सर कंप्लीट डिजास्टर रही मेरी मैरिज। वो बोलता है कंप्लीट, मैंने पार्टनरशिप भी करी तो चली नहीं सर, बिजनेस किया तो चला नहीं, पार्टनरशिप भी नहीं चली, बिजनेस भी नहीं चला, और मेरी जो मैरिज रही वो बोले डिजास्टर रहा। तो आप क्या बोलेंगे, क्या वो शनि योग, मतलब उसका वो क्या बोलते हैं मतलब क्या वो किस्मत का प्लेनेट है उसका, वो आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, आप उसको वो प्लेनेट बोलेंगे जो कि उसको कुछ दे सकता है। तो योग कारक होने के बाद भी शनि उनको ऑफर नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप कुंडली देखते हो तो जातक कहता है अरे सर मेरी तो ना मकर लगन कुंडली है, और सर जो मेरा शनि है ना सर अष्टम में बैठा है, मगर सर ये मेरा बिगाड़ नहीं सकता कुछ, खुद ही बोल रहा है। वो कहता है ये तो सर क्योंकि लगन का स्वामी अष्टम में गया है, 12 में 6 गया, वो कहता है सर फर्क नहीं पड़ता, ये तो जो शनि है ना ये तो सर मेरा लगन का स्वामी है। तो मैं बोलता हूँ एक बात बताइए, जब आपको शनि की दशा चली तो आपने उसमें आपने आपने उसमें क्या उपाधि मिली, आपको क्या मिला जीवन में? जॉब मिली, बिजनेस मिला, आपको इनहेरिटेंस मिला, आपको शादी हुई। तो मैं कुछ इवेंट पूछता हूँ कि कुछ बताइए, तो बोलता है सर कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब अब वो झूठ बोल रहा है, सच हमें उससे मतलब नहीं, हम तो उस पर जा रहे हैं वो जो बोल रहे हैं। तो बोलते हैं हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अगर हम उसकी बात को सच मान रहे हैं कि वो सच बोल रहा है कि हमें मुझे कुछ नहीं मिला, बहुत मेरी स्ट्रगलफुल लाइफ रही, करियर में बहुत हिकअप्स रहे, उधार में रहा, जीवन बहुत ही कष्टदायी रहा, और वो अपनी बात को खुद अड़ा हुआ है नहीं सर मेरा शनि तो अच्छा है, तो अच्छी बात है उसकी, उसकी ये उसका ये अडिग विश्वास है। मगर लगन का स्वामी होकर भी शनि जो है नुकसान दे सकता है, योग कारक प्लैनेट भी नुकसान दे सकता है। इसलिए जब मैं कोई कुंडली देखता हूं, और मेरा जो देखने का तरीका है, मैं बहुत ही कम योग कारक और असेंडेंट कि वो लग्नेश का स्वामी है तो वो जीवन भर में जब उसकी दशा चलेगी तो वो उसको सब कुछ देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्लैनेट नेचुरली मेलिफिक है तो बहुत हद तक वो नुकसान देने के उस मतलब वो देने ही आया है। नसीब वाला ऐसा इंसान होगा जो नेचुरली मेलिफिक होने के बावजूद भी जातक को अच्छी चीज दे रहे। तो दिस इज माय एक्सप्लेनेशन। तो मेरा सजेशन ये है कि आप कभी किसी को लिखे हुए को ऐसा ना मान के चले कि लाल किताब में ऐसा लिखा है तो सर मैं तो यही रूल लगाना है। यू आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई द रूल, बट यू नो
ओवर एंड अबव जब आप कुंडली देखेंगे तो आप ये तो जानेंगे ना जातक किस फील्ड में है, करते क्या है वो, और अपने जीवन से उनको चाहिए क्या, उनका एम क्या है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरी कुंडली में शनि है, तो ओके। मुझे लाल किताब के अकॉर्डिंग तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलने चाहिए फर्स्ट हाउस में अगर शनि है, बट जी। सर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके हमेशा। वेरी नाइस। तो वही मैं ऐसे मतलब लाइक सेम बात होगी जो आप कह रहे हो कि अकॉर्डिंग टू अनदर थिंग भी आपको चेक करना है हमें ना। जी। जी। चलो या आपको एक चीज सिखाता हूँ। आपने बोला जैसे किसी जातक की कुंडली में शनि पहले घर में है। अब हम लाल किताब से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो नीच का है। ठीक है। या हो सकता है वो जातक को ट्रबल दे जीवन में। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा नक्षत्र पे आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा नक्षत्र पे आ जाए, मान लीजिए शनि वहां पे अश्वनी नक्षत्र में है। ठीक है। फर्स्ट हाउस में अश्वनी नक्षत्र में है, और वहां पे राशि भी जो है मेष राशि है, अश्वनी नक्षत्र में है वो शनि। अब वहां पे कई कुंडलियों में, मतलब ऐसे ज्योतिषाचार्य बोल सकते हैं कि भाई आपका जो बालक है 12 से 15 साल का है, 14 साल का है, 18 साल का है, आप इसे डॉक्टर बनाइएगा, क्योंकि शनि अश्वनी नक्षत्र में है, और अश्वनी नक्षत्र इज द स्टार ऑफ हीलिंग। तो ये डॉक्टर बनेगा। नक्षत्र को लेके ऐसा कोई प्रिडिक्शन कर सकता है, किसी की पेरेंटिंग मतलब कंडीशनिंग कर सकते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालिए। ठीक है। क्योंकि अश्विनी कुमार कौन थे, वो हीलर्स थे, वो आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, और वो हीलर थे अश्विनी कुमार जो सूर्य पुत्र थे, अश्विनी कुमार। ठीक है। अब अश्विनी कुमार को लेके उन्होंने, क्योंकि कहीं माइथोलॉजी में पढ़ा, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा है, हो सकता है कि ये बात सही भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। मगर आपको बता दो, अगर अश्विनी नक्षत्र अफ्लिक्टेड होता है और अश्विनी नक्षत्र पीड़ित होता है कुंडली में, तो अश्विनी नक्षत्र कैसा कराता है, अश्विनी नक्षत्र ऐसा भी करा देता है कि जब जब कोई जातक डॉक्टर बन जाता है, तो वो क्या करता है, उसमें व्यापार करता है वो। मतलब व्यापार कैसे, वो बदले में वो बोलता है कि आप मुझे ये देंगे तो मैं इलाज कर दूंगा, या आप मुझे बदले में कुछ ऐसा देंगे। अब वो डिमांड हो सकता है मनी को लेके हो, कुछ और हो। तो क्यों, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र ने में एक माइथोलॉजी है जिसमें अश्विनी कुमार के पास सुकन्या जाती है। तो सुकन्या कौन है, वो च्यवन ऋषि जो है उनकी वाइफ है। तो च्यवन ऋषि को इन्होंने बाय मिस्टेक जब ये समाधि कर रहे थे, तो च्यवन ऋषि को के चारों तरफ टर्माइट आ गई थी, मतलब दीमक जिसे बोलते हैं। और जंगल में एक भंवरा जो है सुकन्या को काट के, मतलब वो उड़ रहा था, तो वो ये पीछा कर रही थी उस भंवरे का अपनी सहेलियों के साथ। तो अब इनको लगा कि वो जो बामरी बनी हुई है उसके अंदर वो भंवरा घुस गया। तो वो क्या करती हैं, उस जो टर्माइट वाली जो बामरी होती है उसमें दीमक लगी होती है, वो उसमें लकड़ी की 2 लकड़ियां लेती हैं, उसमें 2 सुराख में डाल देती हैं वो। जबकि उनको पता नहीं होता कि वो जो टर्माइट लगी है वो एक ऋषि है, च्यवन ऋषि है। अब वो दोनों की दोनों जो लकड़ियां होती है उनकी आंखों में चली जाती है और खून निकलने लगता है, और वो अंधे हो जाते हैं। तो जब उनके फादर को बात पता लगती है सुकन्या के, तो उनको भी बड़ा दुख होता है। और शनिदेव जो है इस बारे में बता देते हैं सुकन्या के फादर को कि भाई ऐसे ऐसे इनसे अपराध हो गया है, और अनजाने में हुआ है, बट इनसे अपराध इसलिए हुआ है क्योंकि जब खून निकला तो इन्होंने हेल्प नहीं करी, ये वहां से भाग के चली गई। तो फिर शनिदेव इनको बोलते हैं कि भाई आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी बेटी को बोलना पड़ेगा कि इनकी सेवा करें जिंदगी भर। तो वो मना कर देते हैं राजा कि ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। फिर एक सपना आता है सुकन्या को उसी रात, तो वो देखते हैं कि मेरे फादर भी अंधे हो चुके हैं। तो फिर उनको रियलाइज होता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो अगले दिन ये च्यवन ऋषि के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भाई मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, और आपसे शादी करने को भी तैयार हूँ, और मैं आपकी सेवा करूंगी। तो शनिदेव आते हैं और बोलते हैं सुकन्या को, एक काम करो आप, कि आप ना देवलोक चले जाओ, वहां पे अश्विनी कुमार होंगे, तो आप उनको बोलिएगा कि मेरे पति की आंखें जो है, उनकी जो ज्योति है वो उनको कुछ ऐसी जड़ी बूटी या कुछ ऐसा दे दे जिससे वो आंखें ठीक हो जाए। तो अश्विनी कुमार सुकन्या को बोलते हैं कि भाई आपको हम दे तो देंगे, बट बदले में आपको जो है हमसे शादी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आप इतनी सुंदर हो, तो वो बेसिकली दे गेट कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी। तो शनिदेव को पता लगता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो मान जाती है सुकन्या। वो बोलती है मुझसे गलती तो हुई है, जब मैंने ऋषि की आंख को ऐसे मैंने
फोड़ दिया है। तो वो कहती है ठीक है। तो वहां से वो औषधि लेके आती है और अपने पति की आंखों पे लगा देती है, तो वो उनकी आंखें वापस आ जाती हैं, आंखों की ज्योति। तो अब इनको क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है तो इन्हें जाना होता है वापस। तो अश्विनी कुमार के पास जब ये चली आती है तो शनिदेव को पता लगता है, तो शनिदेव वहां पे आते हैं और इनको बोलते हैं अश्विनी कुमार को कि भाई मैं जो है तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो है एक स्त्री की जो बेसिकली जो तुमसे मदद लेने आई थी, तुमसे हेल्प लेने आई थी, तुमने उसको एक व्यापार में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर अश्वनी नक्षत्र कुंडली में पीड़ित होता है तो ऐसा जातक व्यापार करता है, मगर उसके अंदर शर्त रख के करता है और अपने और धर्म को अपने भूल जाता है, अपने जो ओथ उसने ली होती है उसको भूल जाता है और अधर्म करता है। अगर वो डिपेंड करता है वो साइन किस घर में है, वो पहले घर में है, दूसरे में है, वो किस किस्म का अधर्म करेगा, किस क्षेत्र में करेगा, तो हम वो भी पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करने के लिए ना बहुत मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग अलग तरीके हैं। मतलब एक ही प्लैनेट को एक ही घर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग विद्याओं से डिकोड किया जा सकता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक्सपेंड द होराइजन। डोंट थिंक कि जैसा किताब में लिखा है आपको वैसा ही चलना है ताउम्र, फिर आप सीमित हो जाएंगे। फिर आप जो है अपनी एक दवाई जो है सारे जातकों को वही देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है आपको तो आप यही वाली दवाई ले लीजिए। ऐसा नहीं है। तो आपको समझना है फ्रॉम ऑल द एंगल्स एंड ऑल द पर्सपेक्टिव। तो आई